गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। देखो 51 में क्या करना है, इसमें मैंने कहा है अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसमें मैंने कहा है आपको एक वर्टिकल स्टिक दे रखी है 20 मीटर लंबी और वो 10 मीटर की शैडो कास्ट करती है ग्राउंड पर। अच्छा, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर। सही, सेम टाइम एक टावर जो है वो 50 मीटर की शैडो क्या करता है, कास्ट करता है। तो आपको ये बताना है इसकी हाइट क्या होगी टावर की। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर ये एमसीक्यू आया तो आपको ये पता है कि अंडर सेम कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप क्या करना, डायरेक्ट रेशो निकाल देना। सही, मैं तुम्हें पूरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो होता क्या है, एट द सेम टाइम और एक ही प्लेस के आसपास जो सन का ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है। अब सन का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या स्टिक दे रखी है इन्होंने, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी शेडो की लेंथ हो गई। शेडो की लेंथ का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, सही, ये वाला एंड कौन सा है, जो बेस की तरफ है, और ये एक्सट्रीम दूसरी तरफ का पॉइंट है। इसको अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग या स्टिक से ज्वाइन करते हो तो ये वाला जो एंगल होता है इसे क्या होता है, सन्स ऑल्टीट्यूड। या फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, ये वाला जो एंगल होता है इसे बोलते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड। सही। अच्छा, अब दोनों ये एक ही वक्त की बात है, 11 बजे की बात है। मान लो ये स्टिक और टावर को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 11 बजे सुबह, और दोनों आसपास ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पंजाब की है तो दूसरी अमेरिका में रखी हुई है चीज़। सही है, आसपास होनी चाहिए। तो दो आसपास चीज़ें रखी हुई हैं और एट द सेम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो दोनों का जो सन्स ऑल्टीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब हाँ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर से इसके बराबर हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर से इसके बराबर हो जाता है। सही। अब इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे आप इन ट्रायंगल लो ABC एंड ट्रायंगल DEF। सही, एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के, ईस्ट 90 डिग्री। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के। सही, एट द सेम टाइम सन्स ऑल्टीट्यूड, सही, इन बोथ विल बी सेम। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए किससे हुआ, बाई AA सिमिलैरिटी से। तो इस केस में जो रेशो होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर ले लो AB अपॉन DE इज इक्वल टू DC अपॉन EF। तो अब देखो AB कितना दे रखा है 20, DE आपको निकालना है, BC 10, 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 मीटर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगर एक नंबर में आता है भी क्वेश्चन तो आप सीधा यहाँ से लिखना। हमें पता ही है अंडर सेम कंडीशन दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर है? कर लो इसको नोट करो, बोलो। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सर ऑप्शन ए।
अच्छा अब देखो, जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है। देखो एक नंबर वाले क्वेश्चन में आप जितना शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और कुछ ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 चैप्टर में, और उनमें आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है, सही। तो वो आप जो है एक तरीके से दिमाग में बैठा लेना। क्यों, एग्जाम में अगर मान लो इन केस कई बार गलती से क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन को 1 नंबर में डाल देते हैं, तो उसका आपको रिजल्ट पता होगा तो आप सीधा टिक कर दोगे, सही। वैसे ऐसे होता नहीं है, मगर कई बार फिर भी हो जाता है। बोर्ड वाले ना करें, स्कूल वाले कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे वो अलजेब्रा वाला बताया था, जो अलजेब्रा में हाँ। क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट टिक कर दिया वो। क्लियर है, ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेप्शनल नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन 1-1 नंबर में दे रखे हैं। तो वहाँ पर अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सीधा टिक कर दोगे, फिर उससे छोटा क्वेश्चन कोई नहीं है। सॉल्व करने बैठोगे तो उससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है, सही। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। इन्होंने कहा आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो 4:9 है। तो इनकी आपको एरिया की रेशियो बतानी है क्या होगी। एरिया की रेशियो आपको बतानी है क्या होगी, सही। तो सीधा ही लिख दो, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सही। मैं थोड़ी बहुत लिख देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो वहाँ रिवाइज करने में आसानी होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ से। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, वो क्या होगा बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर। तो 4/9 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16/80, सही। या के पास समझ। सर हमें साइड्स का दे रखा है, एरिया का निकालना है, तो रूट नहीं होगा, रूट 4/9 नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको साइड्स की रेशियो दी है, साइड्स की रेशियो दे रखी है ना। देखो द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड्स की रेशियो दे रखी है, एरिया की रेशियो पूछी है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है रूट हो जाएगा तो रूट ही तो होगा 4/9 का रूट। बताओ, देखो आपको एरिया की रेशियो निकालनी है। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। तो आपको AB/DE दे रखा है 4/9, पूछा एरिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे ना हम। क्या क्या समझ। अच्छा अब देखो सर 1 मिनट, यहीं पर ना मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। अगर 1 नंबर में आए तो बहुत इजी होता है वो, सही। उसको सॉल्व करने मत बैठना। देखो अगर मान लो यहाँ पे वो कहते हैं कि इनकी ऑल्टीट्यूड की रेशियो 4:9 है, ऑल्टीट्यूड्स की रेशियो 4:9 है, तब भी एरिया की रेशियो यही आती है 16/81। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर भी होती है। 1 नंबर में तो सीधा करा ना, वहां ना वो देख रहे हैं कि आपने प्रूफ किया है कि नहीं किया, सही है। तो ये रूल यूज कर सकते हो 1 नंबर में। हाँ अगर ये 4 नंबर में आ रहा होता तो हमें क्या करना पड़ता, प्रूव करना पड़ता कि ऐसा क्यों है। हाँ जी बोलो। सर ये एल्टीट्यूड से कैसे फिर एरिया का कनेक्शन है? ये बच्चों एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक, सही है। तो वहां वो मैं दोबारा करा दूंगा, वो मैं दोबारा करा दूंगा। अभी हमारा फोकस क्या है 1 नंबर के क्वेश्चंस पर है, तो आप सीधा अभी पढ़ लो, सही है। वो मैं दोबारा करा दूंगा, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ऐसा। आगे ना समझ। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो ये मीडियन दिया होता
मीडियंस की रेशो 4:9 होती, तब भी एरिया की रेशो 16/81 ही होती। तो इससे हमें क्या पता लगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया की जो रेशो होती है सबसे पहले उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी। दूसरा रिजल्ट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो एरिया की रेशो होगी वो कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर भी होगी। सही। तीसरा रिजल्ट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो एरिया की रेशो होगी वो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस की भी स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी। सही है। तो आपको साइड्स की रेशो दी हो, ऑल्टीट्यूड की रेशो दी हो या कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो दी हो, तो आप एरिया की रेशो जो है उनके स्क्वायर करके नाम से निकाल सकते हो। आगे समझ। वैसे आएंगे आगे क्वेश्चन, मगर मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका। अच्छा, अब एक चीज और होती है, अगर मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और वो पूछते हैं आपसे इसमें भी साइड्स की रेशो दे दे, वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दे दे और पूछ ले कि पेरीमीटर की रेशो क्या होगी। सही। तो ये भी रिजल्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है एक नंबर में। नहीं, स्क्वायर नहीं होता, सीधा होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना तो इनके जो पेरीमीटर की रेशो होगी वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के बराबर होगी। आगे समझ। अच्छा, अब मान लो वो कहे नहीं जी हम तो ऑल्टीट्यूड की रेशो दे रहे हैं आपको, सही। तो वो ऑल्टीट्यूड की कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड की रेशो के बराबर होगी। सही। थर्ड, अगर वो मीडियन दे दे तब भी सेम आंसर होगा। तो पेरीमीटर के केस में क्या हुआ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर की जो रेशो होगी वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के बराबर होगी, पहला। दूसरा रिजल्ट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर की जो रेशो होगी कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के रेशो के बराबर होगी। तीसरा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर की रेशो उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो के बराबर होगी। आगे समझ। अब आप कहोगे ये कैसे आया, वो मैं करवा दूंगा असाइनमेंट में क्वेश्चन जो है ना आपको अलग से। मीडियन जो होते हैं ना बस इक्वल डिवाइड कर, केवल इक्विलैटरल और आइसोस्केलस के केस में ऑल्टीट्यूड होते हैं। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई मीडियन डालोगे तो वो ऑल्टीट्यूड भी होगा। सही। इक्विलैटरल और आइसोस्केलस के केस में अगर आप ऑल्टीट्यूड डालते हो तो मीडियन होता है, मीडियन भी होता है, और अगर आप मीडियन डालते हो तो वो ऑल्टीट्यूड भी होता है। एक तरीके से आपने मीडियन डाल दिया तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑल्टीट्यूड डाल दिया तब भी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे समझ। तो क्लियर है बच्चों। पैरामीटर वाले में सर स्क्वायर क्यों नहीं आया? बेटा वो मैं करा दूंगा आपको, अभी तो मैं एक नंबर के उसमें फोकस करना है ना, इसकी डेरिवेशन करवा दूंगा आपको। सही। एक नंबर में तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ, तुक्का मार के याद कर सकते हो। साइड को हम यूनिट में लिखते हैं ना, सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना। पेरीमीटर को तो इसमें लिखते हैं। अगर एरिया होता तो हम यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए हम वहां पर स्क्वायर करते हैं। ये तो क्या तरीका बता दिया, बाकी करवा दूंगा इसके डेरिवेशन। अभी तो हमें इसको ही फोकस करना है, एक नंबर वाले क्वेश्चन जितने जल्दी से जल्दी हो सके वो वाले तरीके ढूंढे अभी। जो बड़े बड़े एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, वहाँ पर जो उसको क्रैक करते हैं उनको कई बार ना बेसिक चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती है, उनको शॉर्टकट्स पता होते हैं, तो शॉर्टकट से कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है √12 प्लस √12 √12, ये तुम्हारे 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। सही। इसमें क्या होता है, इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स कर लो, क्या होगा 3 into 4 ना, 12 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स यही तो होते हैं। अब अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होता है, अब माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर होता है। अब बताओ, मेथड पता नहीं, वो कर देते हैं क्वेश्चन और हमसे जल्दी कर देते हैं।
हम क्या करेंगे, हम इसको y मानेंगे, सही है। फिर ये भी तो पूरा y होगा। हाँ जी नमन बताओ ये क्यों y है भाई? सर सेम ही है। हाँ सेम ही चीज़ है। मान लो कहीं पर समुद्र है, मैं वहाँ जाके 2-4 बाल्टियाँ भर लाता हूँ पानी की, तो कोई मेरे पे केस नहीं ना कर देगा जिसने तो पानी कम कर दिया। तो अगर आप एक आधी टर्म छोड़ भी देते हो तो भी वो क्या होता है, y रहता है। क्यों? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, सही। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, अब इसका मिडिल टर्म करके सॉल्व कर दो। अब बताओ जिसको नॉलेज है वो बढ़िया है या जो जिसको नॉलेज नहीं है वो बढ़िया है? हम तो सॉल्व करते ही रह गए ना। तो इसलिए जितने शॉर्टकट आपको मिल सकते हैं उतने बना लो, सही। वैसे कोई लॉजिक नहीं बनता कि भाई कोई 4 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में दे दे। अगर मान लो इन केस दे दे तो उस केस में क्या करो, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनको जब आप 5-6 बार कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाता है उनका रिजल्ट, सही। तो ऐसे ही अब ये है, इनका हमने प्रूफ तो किया नहीं, पेरीमीटर वाले का प्रूफ कहाँ किया, अब तक तो किया नहीं, मगर फिर भी दिमाग में बैठा लो 1 नंबर में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर लिखाना है आपने, सही। बाकी मैं जैसे टाइम मिलेगा करवा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इन्होंने कहा द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर रेस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सही। हाँ इन्होंने कहा आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक का नाम है एबीसी ले लिया और एक का नाम ले लिया डीईएफ। इसका पहले वाले का जो एरिया है वो तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे वाले का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकालनी है, सही। तो आपको दे रखा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, इसलिए इनकी जो एरिया की रेशो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी। एरिया की रेशो क्या होगी 9/16, निकालनी किसकी रेशो है, साइड्स की, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो। सही। आपसे एरिया देकर वो ऑल्टीट्यूड की रेशो पूछे तो वो भी यही आएगी, मीडियन की रेशो पूछे तो भी क्या होगी, वो यही आएगी। सर 3:4 या 4:3 की बात है? नहीं ऐसा होता है नॉर्मली, जब भी वो मेंशन करेंगे ना जिस ट्रायंगल का नाम पहले दिया वो ऊपर आता है। तो सर यहाँ पे 3:4 है। हाँ यहाँ 3:4 आएगा क्योंकि पहले इसका नाम दे रखा है फिर इसका नाम दे रखा है। सर पर इसमें 4:3 दे रखा ऑप्शन, वो गलत है, सही। ये ए को सही कर लो, ए लिखा है ना 3:41 लिखा है, हाँ 4 है। ऊपर मिस्प्रिंट है। ये आगे समझ। टेस्ट में इसलिए कोई आंसर सही गलत निकल जाता है कि इसका आंसर सही नहीं होता। ये आगे समझ बच्चों। यस सर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 54। 1 मिनट में बता दिया। करिए बच्चों। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो 53 था, सही। ये गलती से मैंने चेंज नहीं किया नंबर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54।
ये भी पिछले वाले ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग दे रखी है इन्होंने। इन्होंने कहा है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है ए बी सी और एक दे रखा है डी ई एफ। इसमें इसका एरिया तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्रायंगल एबीसी की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 36 है। लॉन्गेस्ट साइड में इसे मान ले दो चलो, तो आपको जो है इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चों? तो कर लोगे तो? हाँ, पहले वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बस। ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया है, इनकी जो रेशियो है वो किसके बराबर होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है? तो इसका एरिया कितना दे रखा है? 144, डीईएफ का क्या दे रखा है? 80, बीसी 36 और ईएफ जो है हमें निकालना है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो 12/9 किसके बराबर आ गया? 36 अपॉन ईएफ। तो ईएफ कितना आएगा? 36 × 9/12। तो ईएफ कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में मैंने क्या कहा है? इसमें मैंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और एक दे रखा है बीडीई। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें एक दे रखा है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा दे रखा है डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दे रखे हैं? इक्विलेटरल दे रखे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देख एक चीज और देखो, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। तो इसका मतलब ये अलग ट्रायंगल नहीं है, इसी के ऊपर बन रहा है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना? हाँ, सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलरिटी। क्लियर है? अच्छा देखो, पहले इन्होंने लिखा है भाई आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं, तो मैंने गलती से अलग अलग बना दिए। सर क्या बोला था? बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सारे equilateral रुक जाओ बताता हूँ। देखो 60 एंगल होता है। देखो इन्होंने कहा था आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बना दिए थे। मगर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो इसका मतलब इसी ट्रायंगल के बेस को यूज करके हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना है। सही? दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? बीडीई। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलरिटी। भाई ये एंगल 60, ये 60, ये एंगल 60, ये 60, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा, अब वो कहते हैं इनकी एरिया की रेशियो बताइए क्या होगी? दोनों को सिमिलर तो कर सकते हो आप आराम से। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी ना। यहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे? एक तो बीसी लेंगे और एक बीडी। क्यों? इनका रिलेशन दे रखा है ना। डी जो है वो मिड पॉइंट है ना बीसी का, तो मैं अगर इसे एक्स मानता हूँ तो ये भी एक्स होगा। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं? 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
तो आंसर क्या आ जाएगा 4:1। सर ए से तो कॉन्ग्रुएंट तो यार ये लेके होंगे नहीं क्योंकि नहीं, ए कॉन्ग्रुएंसी में तो होता ही नहीं, सिमिलैरिटी में होता है। ट्रिपल हाँ हाँ, नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो जब होते हैं ट्रिपल एस। अच्छा ट्रिपल एस होता है। हाँ। सर तो मुझे 2x वाला समझ नहीं आया 2x से 2x नहीं समझ आया तो बताओ बीडी को क्या मानूं, कितनी लेंथ मानूं, बीडी कितनी मानूं, 6 मान लूं, तो ये भी 6 होगा। अच्छा अब बताओ BC कितना हो गया 12 और BD कितना हो गया 6, तो 2/1 का होल स्क्वायर 4:1 बना गया। आगे समझ, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 56। इसमें मैंने कहा है 2 similar triangles have equal angles, सही, and their areas are in the ratio 16:25. The ratio of their corresponding heights is, देखो भाई इसमें मैंने कहा है आपको 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, और इसके एंगल्स आपस में इक्वल है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो इनकी जो एरिया की रेशियो है वो आपको कितनी दे रखी है, 16/25। तो हमें क्या करना है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, इनके ऑल्टीट्यूड की रेशियो निकालनी है, सही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपको कोई से भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दिए होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। अच्छा अब अगर मान लो 2 आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं और इनका वर्टिकल एंगल भी आपस में इक्वल है, तब भी ये सिमिलर होते हैं, तब भी ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आगे समझ कैसे होते हैं, मैं हिंट दे देता हूँ। अच्छा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसमें AB किसके बराबर होगा, AC के। ये भी आइसोसेलेस है तो इसमें DE किसके बराबर होगा, DA। क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इनकी रेशियो ले लो, AB/DE किसके बराबर हो गया, AC/DA। दैट मींस AB/DE इज इक्वल टू AC/DA, और एंगल A किसके बराबर है, एंगल D। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एक्स। सही। अब 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया की जो रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर भी होती है, और उनके मीडियंस की स्क्वायर की रेशियो के बराबर भी होती है। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, नहीं AB/DE इक्वल्स टू AC/DF कैसे आ गया? AB किसके बराबर है, AC के, DE किसके बराबर है, DF के। तो इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकंड, अब कर लो फर्स्ट 1/2। तो AB/DE किसके बराबर होगा, AC/DF के। आगे समझ, ऐसे सारे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सारे सिमिलर। हाँ 45 क्लियर है। अच्छा इसमें करेक्शन है, इसमें वर्टिकल एंगल लिखना होना चाहिए ना, लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। ये लगा 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्वल वर्टिकल एंगल, लिखो इसको इक्वल वर्टिकल एंगल, सही है। ये आगे समझ। अच्छा इन्होंने किसकी रेशियो पूछी है, साइड की पूछी हो तब भी वही
थ्योरम लगेगी, ऑल्टीट्यूड की पूछी हो तब भी वही थ्योरम लगेगी, मीडियन की रेशियो पूछी हो तब भी वही थ्योरम लगेगी। सही है, इन्होंने ऑल्टीट्यूड पूछा है तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड खींच दो, इसका तो ले लो ऑल्टीट्यूड AG और इसका ले लो DH, ये किसके बराबर आ जाएगा AG अपॉन DH का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो। 4:5। सही है? आपको वहाँ पे सिमिलर नहीं करना एक नंबर में, क्यों नहीं करना, ये दिमाग में बैठा लो, अगर दो ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं और उनके वर्टिकल एंगल भी आपस में इक्वल है तो वो सिमिलर होते ही हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सही है, इसका कौन सा आंसर है? ए। ए। हो गया? सर एक मिनट, सरप्लस की रेशियो 4:5 है। चलो हो गया। चलो अब देखो 57, देखिए 57 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF गिवन है और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AB जो है वो DE के बराबर है, EC 8 है, तो हमें EF जो है वो फाइंड आउट करना है किसके बराबर। क्लियर है? अच्छा आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ ले लेंगे हम AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, लिख सकते हैं ना। AB किसके बराबर दे रखा है, चलो DE ले लो हम, AB तो AB रहने देता हूँ, DE किसके बराबर दे रखा है, ट्वाइस ऑफ AB के, BC दे रखा है 8 और पूछा गया है EF, तो AB से AB चला जाएगा, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EF कितना जाएगा 16। सर इसमें ऑप्शन लेकिन वो गलत दे रखा है आंसर। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नहीं सर वैसे मतलब टेस्ट में भी गलत कर देते हैं। आगे समझ, जब तक अगला देख लो आप लोग। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, में मैंने कहा है आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF के,
सही, कैसे दे रखे हैं मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा आपको ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं और इसमें ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन एफ डी के, और ये किसके बराबर है 2/5 के। सही है। देखो एक ये ले लो ट्रायंगल ए बी सी और एक ले लो डी ई एफ। अब इसमें देखो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, है ना। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। सही, उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम दे रखी है, तो हम लिख देंगे बाई ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मेरा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, अब इन्होंने पूछा इनकी एरिया की रेशियो बताओ, निकाल लोगे एरिया की रेशियो। वो क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो की बराबर होगी। तो ए बी अपॉन, 25 हाँ जी, तो 4/25 आंसर। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें मैंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसमें ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सी ए दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ। उसका ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। सही है? देखो इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, इस ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड दे रखी है, साथ में कहते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका पेरीमीटर निकालो। तो देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर की जो रेशियो होती है वो किसके बराबर होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके बराबर होगा, वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लो। तो ये ले लो क्योंकि यही दो दे रखी है ना, बीसी अपॉन ईएफ। अच्छा, इसका पेरीमीटर तो निकाल लोगे, तीनों को जोड़ लो, 3 + 2.5 + 2, ये निकालना है आपको। बीसी कितना दे रखा है 2, ईएफ क्या दे रखा है 4। कर लो सॉल्व। 3 और 2 कितना होता है 5, 7.5। तो 15 आ गए सेंटीमीटर। सही। अब ये है आपको कितना कम लिखकर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? क्योंकि एक नंबर में तो वो सिर्फ आंसर देखेंगे आपका 15। इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर निकाल लिया, नहीं वो क्वेश्चन था आगे ना, वो देखा था फॉर्मूला में कि स्क्वायर के लिए साइड डबल है तो पेरीमीटर ऑलरेडी डबल हो जाएगा ना।
जो रेशियो होगी फिर उसके हिसाब से ही बढ़ेगा, तो उस पे एडिशन होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो बच्चों। पढ़ लो आप लोग जब तक। देखो क्वेश्चन नंबर 60 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, हमने बेस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींची है और उसका नाम रख दिया XY। क्लियर है? अच्छा आगे वो कहते हैं यहाँ पर AB जो है वो 4 टाइम्स DX के बराबर है, Y जो है YC जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो हमें AY जो है वो फाइंड आउट करना है क्या होगा। सही? तो देखो एक तो वो AB की बात कर रहे हैं, एक वो BX की बात कर रहे हैं और एक वो YC की बात कर रहे हैं। सही है? तो कैसे करोगे वो देख लो। ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल है ना, सिंस XY जो है वो पैरेलल है BC के, देयरफॉर BX अपॉन AB, BX अपॉन AB किसके बराबर होगा? YC अपॉन AC की, है ना? सर YC upon AY भी हो सकता है। हाँ, मगर आपको आइडिया दोनों जगह सेम लेना पड़ेगा। मैंने लिया है बॉटम अपॉन पूरा, तो यहाँ भी बॉटम अपॉन पूरा। मतलब अगर एक में पूरा लेयर एक में हाँ, आइडिया दोनों में तो सेम लेना है। हाँ, सॉरी बॉटम बोल दिया, लोअर पार्ट बोलना था। लोअर पार्ट अपॉन टोटल, लोअर पार्ट अपॉन टोटल। अगर दोनों छोटे छोटे लेंगे तो वहाँ भी दोनों छोटे हाँ हाँ, जो आइडिया इधर लग रहा है वही आइडिया वहाँ लगाना है। तो इसमें AC निकल जाएगा फिर माइनस कर देंगे। हाँ, अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है, AB जो है वो किसके बराबर दे रखा है? 4 टाइम्स BX के। YC 2 दे रखा है, 1/4 ये इससे कट गया। 1/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, 8 तो AC किसके बराबर आ गया? 8 है। सही? देखो AC तो 8 है आपका और YC कितना है? 2। AY6 कर लोगे तो? जिन्होंने नोट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये तो आपकी एनसीईआरटी का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है आपको 2 पोल्स दे रखे हैं, उसमें से एक की हाइट तो 6 मीटर दे रखी है, दूसरे की हाइट 11 मीटर दे रखी है, और ये दोनों ग्राउंड पर हमने वर्टिकली खड़े कर रखे हैं, और इनके फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो इनके टॉप्स के बीच का डिफरेंस बताने क्या होगा? दोबारा बताता हूँ। एनसीईआरटी इसमें मैंने आपको 2 पोल्स दे रखे हैं, ये ग्राउंड पर वर्टिकली खड़े हुए हैं 13 मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है, तो इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हो जाएगा? तो ये 12 है तो ये भी ये भी 12, वहाँ 5, ये 6 है तो ये 6, ये तो ये 5 हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम से काटिएगा। सही, जितना छोटा कर पाओ उतना बेटर है। क्लियर है? तो Yes, sir. 30 मिनट्स आ रहा है।